नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। नोएडा शहर के 50 वर्ष पूरे होने पर हम कई ऐसे लोगों को आपसे जोड़ रहे हैं जिन्होंने नोएडा नोएडा को बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बारे में हमारी विनोद शर्मा टॉक शो सीरीज चल रही है। आज की इस सीरीज में हम आपको एक ऐसे डॉक्टर से मुलाकात कराते हैं जिसने 1980 में पहली बार नोएडा में एंट्री की थी। और वो एमबीबीएस डॉक्टर, पहले डॉक्टर थे जिन्होंने नोएडा में एंट्री की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जीसी बंसल जी का। उनका पूरा नाम है डॉक्टर गौरी शंकर बंसल। मैं जी एस आपको बंस। ऐसे डॉक्टर से मुलाकात करा रहा हूँ। मैं आज के इस कार्यक्रम में समय देने पर डॉक्टर बंसल जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार विनोद जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब देखिए, नोएडा एक उभरता शहर है और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में नोएडा ने जितनी तेजी से प्रोग्रेस की है 50 सालों में, इतनी शायद दुनिया के किसी शहर ने की होगी। और आप उसमें से 45 वर्ष आपने नोएडा में गुजारे हैं। नोएडा शहर में स्टार्टिंग में जब नोएडा में स्वास्थ्य की सुविधाएं ना के बराबर थी, उस समय आप आए। मैं आपसे कुछ सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि लोगों को लगे कि आपने कितनी मेहनत की है इस शहर के लिए। आप ये बताइए कि आपने नोएडा पहली बार जब आए तो कब जी आए थे, और जब आप पहले दिन नोएडा में आए तो उस दिन आपने दिल्ली से नोएडा तक के सफर के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी। जी। धन्यवाद विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सवाल मेरे से पूछ करके मेरी पुरानी याददाश्तों को ताजा कर दिया है। जी। ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि जी। मेरे को 45 साल बाद पुरानी बातें याद करनी होंगी। जी। जी। धन्यवाद आपका पुनः। मैं करीब नवंबर 1980 में, जी। कुछ मुझे ऐसा परिस्थितियां थी कि मेरे को क्लिनिक खोलना था। और हाँ। मेरी बड़ी बहन रहती थी, तो उन्होंने मेरे को एडवाइस करा था कि भाई हाँ। नोएडा नया शहर बन रहा है और एक हम्म। बार देख के आओ, अगर तुम्हें पसंद आए तो वहाँ क्लिनिक स्टार्ट कर दो। हाँ। तो उस समय मैं मेरे पास एक स्कूटर हुआ करता था, तो मैं हाँ। स्कूटर से किसी एक सज्जन को लेकर के और हम्म। नोएडा में चक्कर लगाने आया कि यहाँ क्लिनिक खोल सकते हैं क्या। हम्म। तो जब मैंने यहाँ घूम करके देखा तो हरोला गांव में हम्म। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो रहा था। अच्छा। मेरे ख्याल से एक जगह पर कोई हम्म। 5-7 दुकानें बन रही थी। तो मैंने हम्म। उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब यहाँ क्लिनिक खोलना है, कोई एक हमको शॉप मिल जाएगा क्या। उन्होंने हम्म। कहा कि अभी यहाँ तो नहीं है, लेकिन आप दिल्ली से आए हैं, डॉक्टर हो, क्वालिफाइड डॉक्टर हो, सफदरजंग हॉस्पिटल में काम करते हो, तो हम आपको ऊपर क्लिनिक बनवा देते हैं, ऊपर एक हम्म। कमरा बनवा देते हैं, उसमें आप क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो। हम्म। तो इस तरह से हरोला में मैंने एक क्लिनिक स्टार्ट की, जो कि ऊपर एक कमरा था। हम्म। दिसंबर 1980 में मैंने स्टार्ट किया। तो उनका नाम है जिसके यहाँ आपने लिया था ये काम किराए पे, मतलब उनका क्लिनिक किराए उनका पे? नाम उनका नाम जयपाल जी था। और अच्छा। जयपाल, हाँ। अच्छा। और बड़े अच्छे बड़े सज्जन पुरुष थे। हम्म। वो इंडियन एयरलाइंस में पियून का काम करते थे। अच्छा। 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 और अच्छा। सबसे पहला जो मेरी मुलाकात हुई तो मुझे लगा नोएडा के लोग बहुत अच्छे हैं और हम्म। वो इस बात को बड़ी तवज्जो देते हैं। हम्म। तो आप किस रास्ते से नोएडा आए थे, क्योंकि नोएडा उस समय तो कनेक्टिविटी के मामले में बिल्कुल कहीं से जुड़ा ही नहीं था 1980 में। 1980 में मैं जो है आया था, तो मैं उस समय मैं मोती बाग में रहता था। तो हाँ जी। मोती बाग से आश्रम, और आश्रम से निजामुद्दीन के पुल पर होकर के हम लोग आए थे। तो यहाँ हाँ। पे एक सिंगल रोड हुआ करती थी, तो हाँ। उस पे आमतौर पर साइकिल वाले लोग आया जाया करते थे, और कभी कभार गाजियाबाद से नोएडा हाँ। की बस हाँ। आती रहती। और हम्म। एक बस मेरे को ध्यान है, कोई एक बस थी जो नोएडा के लिए स्टार्ट हो गई थी। हम्म। मेरे को 300 नाम नंबर। साहब, हाँ कुछ तीन। 300 नंबर होगा। हम्म। तो 300 370। जी, लेकिन एक चीज बताइए कि नोएडा ही क्यों चुना आपने, क्योंकि पहले आप दिल्ली में काम कर रहे थे और सफदरजंग में काम कर रहे थे, मोतीबाग में रहते थे। तो वहां से इतना आना जाना, उसका भी तो अनुभव रहा होगा उस दौर का, जब वहां पे कोई संसाधन नहीं थे। कैसे, कितने बजे वहां से चलते थे, कितनी देर में आते थे, और फिर जाते कैसे थे, और पूरा प्रक्रिया थोड़ा सा हमारे, क्योंकि उस समय के कार्यकाल को याद करना और आज के जो लोग नोएडा में रहते हैं उनको समझना
दोनों में तारतम्य बैठाना बहुत जरूरी है। जी। एक्चुअली हुआ क्या था कि हम्म। सलजंग हॉस्पिटल में से मेरे को निकलना था, हाँ। और मेरे को अपना एक क्लिनिक स्टार्ट करना था। और क्लिनिक के लिए हमेशा एक हम्म। वर्जिन जगह, जो नया शहर डेवलप हो रहा है, नया कस्बा डेवलप हो रहा है, वहां हम्म। पर प्रैक्टिस करना इजी होता है। हाँ हाँ। और उस सब को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में हम लोग रहते थे, मोती बाग में, आर के पुरम में। वहां तो इस तरह की प्रैक्टिस का कोई सिस्टम नहीं था। हम्म। कोई प्राइवेट प्रैक्टिस का उस जमाने में कोई ज्यादा सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। हम्म। हॉस्पिटल एक भी पुराना प्राइवेट हॉस्पिटल कोई भी नहीं था। हाँ तो हाँ। उस समय में ये दिमाग में सब कुछ नहीं आया, ये दिमाग में आया था एक क्लिनिक खोली जाए जहां पर लोगों की सेवा भी की जाए, परमार्थ और अर्थ दोनों मिले। हम्म। तो हम्म। ऐसी स्थिति के अंदर मैंने जब नोएडा में देखा, हम्म। तो मेरे को ये महसूस हुआ कि नई नई जगह है, यहाँ सेवा करने का मौका भी अच्छा मिलेगा। हम्म। लोगों के लिए हम जरूरत की चीजें हम पूरा कर सकते हैं। और आमतौर पर जो बीमारियां होती हैं ऐसी जगह पर, बुखार है, दस्त लग गई, गर्मियां लू लग गई, सर्दी लग गई, ये सब का वहां पर मुझे लगता था कि इस एरिया में प्रैक्टिस के लिए ये माकूल जगह है, लोगों की सेवा के लिए अच्छा जगह है। हम्म। तो उस समय जब लोग आपके पास आते थे, तो कोई ऐसा भी आपको क्षण याद होगा उस समय जब यहाँ स्वास्थ्य सेवा तो थी नहीं, लेकिन लोग अलग अलग तरह के लोग आते होंगे और आपको लगा होगा कि अगर मैं यहाँ ना होता तो इस आदमी की स्थिति खराब हो जाती, और आपकी वजह से कुछ इस तरह के लोगों की सुविधा मिली और उनको उसका फायदा मिला। मैं ऐसी बात आपने छेड़ी है विनोद जी। उस समय में ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियों से हमने देखा कि जी। मान लो एक बच्चे को एपिलेप्सी का दौरा पड़ गया। हम्म। अब वो क्या करेगा? हम्म। कुछ नहीं। उस जमाने में हम लोग इंजेक्शन लगा दिया करते थे, भैया इंजेक्शन लगा ले तो अभी आराम आ गया, फिर हॉस्पिटल जाकर दिखा लेना। हॉस्पिटल का मतलब सदर हॉस्पिटल या गाजियाबाद, हम्म। बिल्कुल। इतनी दूर जाना। तो उस समय तो उसको इमरजेंसी में देना ही होता था। तो हाँ मान लो एपिलेप्सी आ गया, इंडस्ट्रियल इंजरी कॉमन थी, क्योंकि हाँ इंडस्ट्रियल एरिया था। तो हाँ। इंडस्ट्रियल एरिया में रोज चोट लगना, हम्म। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर में दब गया, अब उसकी हड्डियां निकल गई, क्या करोगे आप? उसकी हम्म। पट्टी बांधना, यहाँ तक कि चूंकि सुविधाएं नहीं थी, तो हम्म। अब उंगली है, उंगली की एम्पुटेशन करना, उस पर टांके लगा देना, पट्टी कर देना, फिर कहो, भैया हॉस्पिटल चले जाओ। हम्म। फ्रैक्चर हो गया, पट्टी कर दी, दवा गोली इंजेक्शन लगा दिया, भैया चले जाओ हॉस्पिटल। ये आम बात थी। हम्म। तो उस समय नोएडा में आपसे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये संपर्क में आए या कैसे आपके, क्योंकि बहुत सारे लेबर बहुत थी यहाँ पे, और जो काम करने वाले कंपनियों में काम करने वाले लोग भी थे, तो क्योंकि आप पहले एमबीबीएस डॉक्टर थे यहाँ पे नोएडा में बैठते थे, तो आप लोगों से कनेक्टिविटी इनकी बड़ी होगी जो नोएडा इंडस्ट्री वालों की। ठीक है। एक्चुअली मेरा एरिया जो था जी। हरोला में था, जैसे मैंने आपको हाँ पहले भी जिक्र हाँ किया। तो हाँ। वो सब इंडस्ट्रियल एरिया से घिरा हुआ था। और सबसे पहले जो नोएडा में, नोएडा का जो कंसेप्ट था, वो इंडस्ट्री से शुरू हुआ था। हाँ जी। हाँ जी। इंडस्ट्रियल लेबर, विलेजर्स की लेबर, विलेजर्स, और थोड़ा ये कामगार लोग जो कि हाँ। मकान मजदूरी बनाते थे, यही लोग वहां पर थे। और हम्म। इन्हीं लोगों की प्रॉब्लम्स हमारे पास आती थी। हम्म। निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल जो लोग थे, वो हमारे हम्म। पास करीब करीब जो वहां पर मौजूद थे, सभी लोग हमारे पास आते थे। हम्म। जी। तो अब एक बात बताइए, उस दौर में जब आप घूमते होंगे नोएडा में, क्योंकि नोएडा में ऐसे खाली ये तो नहीं क्लिनिक पे बैठे, जब नोएडा में घूमते होंगे तो आपने नोएडा कैसा देखा था, और आज जब नोएडा देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? सबसे पहले तो मैं छोटा सा ये कहना चाहूंगा कि ये तो सोचा भी नहीं था उस जमाने में कि न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी आज एक नोएडा के रूप में विश्व प्रसिद्ध शहर बन जाएगा। हम्म। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी सिर्फ एक अथॉरिटी थी जो कि इस एरिया को डेवलप करने के लिए तैयार की गई थी, जी लेकिन जी। उसका नाम नोएडा बन गया, और आज आज विश्व स्तरीय शहर बन गया। ये देख हम्म। करके बड़ा सुखद अनुभव महसूस होता है। और इस हम्म। एक छोटा सा गांव हम्म। ग्रामीण क्षेत्र से आज
अगर न्यूयॉर्क या दुनिया के किसी भी शहर से अगर कंपेयर करती हैं, तो मुझे लगता है और हमें फक्र महसूस होता है कि हम ऐसे बढ़िया शहर में रह रहे हैं। तो हम्म जीरो टू हीरो कहानी हम्म है ये। अर्श, हम्म फर्श से अर्श तक हम्म। का सफर है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज बताइए, क्योंकि आप हेल्थ से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग यहाँ आए, उन्होंने अपने अपने अस्पताल खोले, बड़े अस्पताल बनाए। आपके मन में ख्याल नहीं आया कि अस्पताल बनाया जाए, और जो अस्पताल बनाए लोगों ने, और उसके हिसाब से आपने, क्योंकि अभी तक आप क्लिनिक चला रहे हैं। ये देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है, तो मैं इस पर क्या बोलूं। हाँ। कुछ परिस्थितियां कहूंगा मैं, या कानून की जटिलताएं कहूंगा, या अधिकारियों की दृष्टि कहूंगा, कि हम्म, हम एक ऐसी स्थिति में आए थे कि हम सेवा भाव से काम कर रहे थे, और आज भी उसी सेवा भाव से काम कर रहे हैं। जी। हमें किसी तरह से नोएडा अथॉरिटी की तरफ से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि कॉमर्शियल, व्यावसायिक स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका उनको बढ़ावा ज्यादा मिला है, हम्म और हमारे ऐसे लोगों को शायद अनदेखी किया गया है। हम्म आज नोएडा के अंदर जो लोग रेहड़ी लगाते थे, जूस बेचते थे, जो लोग सबका रिहेबिलिटेशन किया गया, लेकिन हमारे जैसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में एक किराए की दुकान लेकर के, और हम लोग जो रह रहे थे, उनकी गिनती ना तो इंडस्ट्रियलिस्ट में की गई, ना कॉमर्शियल में की गई, ना जो है वो रिहेबिलिटेशन वालों में की गई। जब हम्म हमारा नर्सिंग होम के प्लॉट जब रिहेबिलिटेशन दिया था, उसमें भी हम्म हमारा, मेरा कायदे से मेरा नाम सबसे पहले होना चाहिए था। लेकिन हम्म अब मैं इसके बारे में ये तो अथॉरिटी वाले ही बता सकते हैं कि भाई हमारा ये नंबर क्यों नहीं आया। हम्म। कायदे से तो हमारा आना चाहिए था, सबसे पहला हक था हमारा। हमें जी। भी रिहेबिलिटेशन की जरूरत थी। हम्म। तो अगर अब, आज वो देता तो। जी हाँ। जी, आप एक, अगर क्योंकि आप एक ऐसे दौर में रहे और आपका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। आज के समय में जिस तरीके से व्यावसायिकता बढ़ी है, एक डॉक्टर का जो काम है, उसके लिए आप जो आम आदमी, क्योंकि सरकार भी कोशिश कर रही है कि सस्ती मेडिकल सुविधा मिले, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के जरिए मिले, चाहे वो सरकारी अस्पतालों का स्ट्रक्चर बढ़ा के मिले। तो आप एक, क्योंकि इंडिपेंडेंट रूप से काम कर रहे हैं, तो आप क्या सलाह देंगे सरकार को कि वो एक आम जन तक जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, क्योंकि मैंने देखा दुनिया के दूसरे देशों में सीनियर सिटीजन के लिए फ्री सुविधा है, और जो यंग, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी फ्री सुविधा है दूसरे देशों में। हमारे देश में आबादी इतनी ज्यादा है, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। और जो आयुष्मान कार्ड योजना शुरू हुई है उससे शायद बेनिफिट हो, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं ये है कि बड़े अस्पतालों में उसमें आयुष्मान कार्ड को अवॉइड किया जाता है, उसको मान्यता नहीं मिल रही है। आपकी नजर में एक चिकित्सक के नाते आप सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे, जिससे कि नोएडा जैसे शहर में, क्योंकि नोएडा दिल्ली एनसीआर में सबसे महत्वपूर्ण शहर है, और यहाँ पर दुनिया दुनिया के, देश भर के, तो दुनिया के भी लोग यहाँ रहते हैं, मिनी इंडिया भी है, मिनी वर्ल्ड भी है ये। तो क्या आप एडवाइस करेंगे, इस समय बड़े बड़े अस्पताल, जिम यहाँ नोएडा में बना, चाइल्ड हॉस्पिटल बना है, सरकारी अस्पताल बना है, उसके बावजूद भी मेडिकल फैसिलिटी में लोगों का जो लोकल लोकल स्तर पर जैसे क्लिनिक होते थे ना पहले, जैसे जी, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक चलाए, तो इस तरह की चीजों का अभी अभाव है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी। मेरा मानना यह है, नोएडा के अंदर नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मौजूद हैं। हाँ जी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जैसी क्लिनिक्स का रोल सबसे ज्यादा अहम है। और हम्म वो जो है आज रीढ़ की हड्डी है। अगर हम्म ऐसी क्लिनिक्स को जो सेवा भाव से काम करती हैं, हम्म। बहुत कम एक एक जनरल व्यू बीमारी का लेके चलते हैं, जी। तो ऐसी क्लिनिक्स के लिए हम्म गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं देनी चाहिए थी, हम्म जिनको कि मुझे लगता है किसी भी तरह से उनको उनकी उपेक्षा की गई। अगर मान लो आज सपोज मैं हूं, मेरे को कॉमर्शियल लैंड पे किराए से मैं क्लिनिक चलाना पड़ रहा है, अपना लेता हूं मैं तब भी बड़ा भारी कीमत है। अगर ऐसी जगहों को, क्लिनिक्स को हमें दी गई होती, तो निश्चित रूप से ये जो बैकबोन है वो हमारी अच्छी होती, और लोगों हम्म को जन सुविधाएं देने में आसानी होती। आज भी हम्म मेरी लोगों से मेरी सभी अधिकारियों से, सरकार से ये सुझाव रहेगा कि अभी भी जनरल फिजिशियन और जनरल क्लिनिक्स को बढ़ावा दिया जाए। हम्म। एक चीज है, अभी हाल ही में बड़ी बड़ी सोसाइटियां बनी हैं, हाई राइज बिल्डिंगें बनी हैं,
उनमें एओए सोसाइटी ने अब अपना एक सेंटर बनाया है, जहाँ पे एक डॉक्टर की उन्होंने वहां पे नियुक्ति की है कि भाई एक डॉक्टर वहां रहेगा। तो इस तरह जो नोएडा में जितने भी कम्युनिटी सेंटर हैं, क्या एक ऐसा प्रयोग नहीं होना चाहिए जहाँ पे हर कम्युनिटी सेंटर में इस तरह के डॉक्टरों को बैठने की सुविधा दी जाए, ताकि वो वहां पे वहां के लोगों के लिए वो सस्ती और वो इस तरह की परीक्षण की सुविधा दे सकते हैं। क्या इस तरह के सुझाव पर काम नहीं होना चाहिए सर, यहाँ नोएडा जैसे शहर में जहाँ। इस तरह का प्रयोग जरूर होना चाहिए, और जी। समय की मांग है। लेकिन क्या है कि वो जगह, चूंकि कॉमर्शियल जगह हैं, हाँ। वहां पर डॉक्टर्स के साथ में, सॉरी टू से, थोड़ा न्याय होना चाहिए। जैसे कि आज जहां पर भी इस तरह के डॉक्टर्स को रखते हैं, वह इतना कम अमाउंट पैसा देते हैं वो लोग, हम्म। कि उनका, जब तक उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिलता है, वो जब तक काम करते हैं, हम्म। लेकिन लॉन्ग रन में काम नहीं कर पाते। हम्म। अच्छा, एक अब सवाल महत्वपूर्ण है, आम आदमी से जुड़ा हुआ, क्योंकि नोएडा में आप इतने दिन से रह रहे हैं। एक, जब से लोग रहते थे तब से अब तक लोगों की लाइफ स्टाइल बदली है, और खास तौर पर नोएडा जैसे शहर में, यहाँ पर का पानी का स्वाद बदला है, मिट्टी बदली है, प्रदूषण बढ़ा है। इन चीजों से आम आदमी की सेहत पर क्या असर पड़ा है, और आपके पास इस तरह के लोग आते होंगे और पहले जो लोग आते होंगे उनमें क्या फर्क पड़ा है, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण लोगों की नब्ज देखते रहे हैं। जैसे कि जिसको आजकल हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीजेस कहते हैं, जी जी। तो निश्चित रूप से लाइफ स्टाइल डिजीजेस सारे हिंदुस्तान में बढ़ी हैं, इंडिया, दिल्ली, सारी दुनिया में बढ़ी हैं, और नोएडा भी उससे अछूता नहीं है। जी जी जी। जैसे कि वजन बढ़ना, हाँ। वजन ज्यादा बढ़ जाता है, जंक फूड खाती हैं लोग, व्यायाम नहीं कर पाती हैं, हाँ जी। मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है, हाँ जी। तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत हो गई हैं। हाँ। देखिए, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग जी जी। इज दी हेल्थ। हम्म। तो फिजिक्स में भी हमारी कमी आती है। हम लोगों के पास, आज की नई जनरेशन के पास समय नहीं है। हाँ हाँ। पैसा कमा रहे हैं लेकिन समय नहीं है, अपने शरीर का ध्यान रखने का समय नहीं है, खाना, हम्म। ताजा खाना बनाने का समय नहीं है, वो जंक फूड खाने लग गए हैं। उस सबका हम्म। हेल्थ पे फर्क पड़ता है। मेंटली स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ। एक स्पिरिचुअल हेल्थ भी रहती है। हाँ। स्पिरिचुअल हेल्थ के नाम से तो बिल्कुल जीरो हो गए हैं। हम्म। कि भाई आप अगर 10 मिनट मेडिटेशन करोगे, भगवान का नाम लोगे, तो भैया आपको आराम मिलेगा। वो उस हम्म। चीज की वैल्यू नहीं है। हम्म। तो ये सब चीज बहुत जरूरी है, एक लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। मैं यंग जनरेशन से ये पुनः सलाह दूंगा कि हम्म। भाई, थोड़ा सुबह जल्दी उठा करो, थोड़ा दौड़ लगाया करो, वॉक करो, हम्म। स्वस्थ खाओ, और स्वस्थ मन रखो। हम्म। जो कमाओ उसमें से कुछ थोड़ा दान भी दो, परमार्थ हम्म। भी करो। हम्म। आपने जो बात कही, एक सुबह से शाम तक की लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, एक यंग की और एक सीनियर सिटीजन, क्योंकि सीनियर सिटीजन के पास भी जब वो रिटायर हो जाते हैं तो काम कम रहता है और वो मूवमेंट उनका कम हो जाता है, जो वो नॉर्मल डेज में या नॉर्मल एज में करते हैं। तो एक लाइफ स्टाइल यंग की और सीनियर सिटीजन की क्या होनी चाहिए, क्योंकि मौसम बदलता रहता है, गर्मी कभी सर्दी कभी बरसात। तो इस तरह के, जिससे कि अपने के स्वास्थ्य को, अपने शरीर को स्वस्थ रख सके, उस तरह के क्या होना चाहिए आपकी नजर में, पहले यंग के बारे में फिर सीनियर सिटीजन के बारे यंग लोगों के लिए तो मेरा यही कहना है कि भाई सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें, जिससे कि में। आप अपने, पहले ये जो आपका शरीर है, जी। जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले इसकी पॉलिश करो, इसकी हम्म। थोड़ी सेवा करो, थोड़ा हम्म। वॉक करो, थोड़ा व्यायाम करो, और उसके हम्म। बाद में थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह लेने के बाद अपना काम पर जाओ। और हम्म। काम में भी, काम के पीछे इतना 18-18 घंटे का काम नहीं करो। हम्म। आप, एक काम की भी सीमा होती है। जो आप काम कर रहे हैं अपने लिए, हम्म। देश के लिए, लेकिन आपके अगर स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा तो कैसे सेवा करोगे आप? हम्म। तो उसके लिए आपके टाइम शेड्यूल रखना चाहिए, और शाम को भी आने के बाद फिर स्वस्थ खाना खा के पूरी नींद निकालें। नींद हम्म। निकालने के लिए भी समय होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि यंग जनरेशन के पास समय नहीं है। मोबाइल मोबाइल है, टीवी है, उसकी उसमें समय निकल जाता है। उसमें हम्म। से भी समय बचा करके पूरी नींद लिया करें। तो हम्म। पूरी नींद लेना, सुबह उठना, टाइम पे काम करना, और जो काम करके अर्थ अर्जित करते हो उसमें से भी कुछ परमार्थ में लगाना।
हम्म। उससे बड़े अच्छे गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हम्म। तो सीनियर सिटीजन के लिए? सीनियर सिटीजन्स तो देखिए वो तो सब ज्ञानवानी लोग हैं। सीनियर हाँ हाँ। सिटीजन्स के लिए तो सबसे पहली बात ये है कि वो अपने शरीर के हिसाब से सुबह उठे, हम्म। हम्म। क्योंकि उनको दिन में ज्यादा काम नहीं करना है। तो हाँ। अच्छा है कि सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाएं, बहुत अच्छी हम्म। बात है। और उठ जाने के बाद में फिर हेल्दी फूड लें, जंक फूड से बचें। हम्म। थोड़ा सा समय वो आपस की चर्चा में लें। पहले ये हम्म। आपस की जो चर्चाएं होती थी तो बिल्कुल। उससे स्वस्थ मन बड़ा रहता था। हम्म। तो आपस में चर्चा लें, आपस में ग्रुप्स बनाएं, तो हम्म। उससे भी जो है मानसिक शांति मिलती है। हम अपना दर्द, सीनियर सिटीजन्स के पास दर्द बड़े होते हैं और वो हम्म। दर्द को कहने के लिए जगह नहीं है। अपने हम्म। बच्चों के साथ में थोड़ा अपनी बातों को शेयर करें। यंग हम्म। जनरेशन की अपने जो बच्चे हैं उनकी भी बातों को आप थोड़ा एक्सेप्ट करना सीखें, थोड़ा हम्म। आधुनिकता को भी एक्सेप्ट करें। हम्म। तो मुझे लगता है कि हम्म। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका जीवन ज्यादा सुगम हो सकेगा। हम्म। तो जो आपने दोनों बातें कही, आज एक चीज और देख रहे हैं हम। जो मोबाइल की आपने बात कही, जी, लोग मोबाइल खूब इस्तेमाल करते हैं, 15 15 17 17 घंटे। क्या आपके पास इस तरह की कोई स्टडी या आई है, या कोई आपने स्टडी किया है कि ज्यादा मोबाइल यूज करने के क्या क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, और उनसे कैसे एडिक्शन से बचा जा सकता है? मोबाइल मोबाइल एडिक्शन आज दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है। आप हम्म। छोटे से बच्चे को आप देखिए, 2 साल का बच्चा हो चाहे 70 साल का आदमी हो, वो जो हम्म। है मोबाइल पे टाइम पास करता रहता है, क्योंकि टाइम पास करने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है। आज हम्म। फैमिली में देखो तो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। 2 साल का बच्चा है तो उसके अकेला बच्चा है। पेरेंट्स हम्म। में आज हस्बैंड वाइफ के पास एक बच्चा है, उसके बाद नो नो इशू, नो किड्स। तो एक हम्म। बच्चा क्या करेगा? हस्बैंड हम्म। वाइफ दोनों जॉब करते हैं, वो बच्चे उसी से खेलने लगता है। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे बचने के लिए देखिए, मोबाइल एक ऐसा टूल है जो बहुत यूजफुल है, लेकिन हम्म। उसका ज्यादा उपयोग करना हम्म। वो नुकसानदायक है। ये सबको सबसे पहले मन में समझना होगा। और ये हम्म। अननेसेसरी जो फॉरवर्ड्स हैं, अननेसेसरी ये जो वीडियोज हैं, इनसे बचना चाहिए। हम्म। सही खबर गलत खबर पता ही नहीं है, हम क्या कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। पढ़े जा रहे हैं, टाइम पास की जा रहे हैं। पहले टाइम पास करने के लिए वो चालू करता है, इसके बाद एडिक्शन हो जाता है उसका। हम्म। तो उससे दूर रहना चाहिए। और उसको बचने के लिए एक तो उसे दूर रखिए, थोड़ा आप व्यायाम करिए। व्यायाम करने से हमारी बॉडी एडिक्शन को बहुत जल्दी से छोड़ देती है। हम्म। अच्छा, आजकल खान पान में भी बहुत सारी चीजें बदल गई हैं डॉक्टर साहब, कि अब डॉक्टर कह रहे हैं कि गेहूं सिर्फ मत खाइए। कुछ इस तरह की चीजें, डायबिटीज जो बढ़ी है, बहुत ज्यादा डायबिटीज बढ़ गई है। डायबिटीज मुझे लगता है कि शायद नंबर 1 है पूरे इंडिया में। जिस तरीके से बढ़ रही है, उसका कोई डाटा है इस तरह का कि किस तरीके से डायबिटीज बढ़ रही है, और उनके निपटने का तरीका क्या है? लोग, क्योंकि आम आदमी, ये देखा गया कि जिसको डायबिटीज एक बार हो गई वो खत्म नहीं होती है, जी, ये मानते हैं लोग। ये सच बात है। ये सच बात है कि डायबिटीज हमारे डायबिटीज कैपिटल हो रही है इंडिया। इसमें जी। कोई शक नहीं है, और इसमें गेहूं का बड़ा असर है। क्योंकि हाँ। पहले हमारे पास जो, अगर आप याद रखते हो तो 50 50 साल पहले जो गेहूं हमारे यहाँ आता था वो गेहूं दूसरा था। अब जो हाँ। गेहूं आ रहा है वो हाइब्रिडेट आ रहा है। और हाँ। इसमें कहीं ना कहीं इसकी वजह से इसमें कैलोरी ज्यादा होती है। और हम्म। इससे ओबेसिटी का एक ये भी कारण है। और हम्म। ओबेसिटी, हमारा शरीर अगर 60 किलो के लिए बना है, हमारी पेंक्रियाज इंसुलिन हमारी बॉडी में से जो सिक्रेट होती है, तो वो 60 केजी के वेट के लिए। अगर मेरा वेट 80 और 90 केजी हो जाएगा तो नेचुरली कि वो इंसुलिन कम पड़ जाएगा, और जो कम हम्म। पड़ेगा वही डायबिटीज है। तो अगर हम्म। हम अपने वेट को कंट्रोल रखते हैं, चाहे हम्म। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं भाई मिलेट्स, तो वो उसी का रूप है कि भाई गेहूं को आप अवॉइड करो और मिलेट्स को लो। मिलेट्स में एनर्जी कम होती है, फाइबर ज्यादा होता है। हम्म। तो उसकी वजह से आपकी ओबेसिटी कम होगी, आपका पेट भर जाएगा, आपको तसल्ली भी हो जाएगी, संतुष्टि भी हो जाएगी। लेकिन एनर्जी कम मिलेगी, एनर्जी कम होगी तो आपकी ओबेसिटी कम होगी। हम्म। हम्म। गेहूं का तो मेन प्रॉब्लम एनर्जी का है। दूसरा, गेहूं से प्रॉब्लम होती है ग्लूटेन एलर्जी।
तो हम्म ग्लूटेन एलर्जी तो एक अलग प्रॉब्लम है, हम्म। वो आजकल उससे अ, अभी हम चर्चा के दौरान बात निकली है, आजकल मानसिक रोग ज्यादा बढ़ गए हैं। जी जी। मतलब मेंटली डिस्टरबेंस ज्यादा है, चाहे वो ऑफिस के काम की वजह से हो या घर की टेंशन, क्योंकि आजकल एकल फैमिली रह रही है, पहले जॉइंट फैमिली रहती थी। तो ये जो मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, इससे निपटने का क्या तरीका है? आपने बहुत बहुत ये अच्छा पॉइंट रेज किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज की तारीख में अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो जी। मानसिक रोग है। हम्म और मुझे लगता है कि मैं क्लिनिक्स पे काम करता हूँ, सुबह से जी। शाम तक पेशेंट भी देखता हूँ। मुझे हम्म लगता है कहीं ना कहीं जो भी सोमेटिक बीमारी हम देखते हैं उसमें मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो हम्म असर करती है। या हम्म तो इन्फेक्शियस प्रॉब्लम आती है, कोई हम्म इन्फेक्शन हो गया, हम्म अदरवाइज वो मानसिक प्रॉब्लम है। हम्म, अब जी। उसके लिए हाँ सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो एकल फैमिली है वो गई है तो हाँ। उसमें मानसिक प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि हम्म मानसिक प्रॉब्लम जब दूर होती है जब मैं मेरे पास कोई कष्ट है तो उसे हम्म कोई शेयर तो करे। हम्म। आदमी को दुख बांटे दुख घटे, बिल्कुल। और सुख बांटे बढ़ जाए। हम्म तो दुख को बांटो तो सही। आज हर एक आदमी अपने दुख को कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि सही मायने में सिंसियरली कोई दूसरे के दुख को सुनने को राजी ही नहीं है, क्योंकि वो हम्म खुद ही तो इतना दुखी है। हम्म तो सुने वो क्या सुनेगा? तो पेरेंट्स के साथ में जब रहते थे तो फादर और मदर से ज्यादा हम्म कोई वेल विशर नहीं है इस दुनिया में। हम्म अगर जब पेरेंट्स के साथ रहते थे तो शाम को आती फादर कहते आजा बेटा बैठ जा, पानी पी हम्म ले। हम्म माँ पूछती थी बेटा पानी ला देती हूँ, सबसे हम्म पहले वो कहती भैया कैसा रहा दिन। हम्म, बिल्कुल। आप अपने जो दिन भर के दुख को जब आप उगल देते थे तो आपको मानसिक शांति मिल जाती थी। फादर का हाथ कंधे पे आ जाता और हम्म कहते बेटा कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। हम्म आप मानसिक शांति हो गई ना आपकी। वो हम्म मानसिक बीमारी हटने का कारण था। हम्म दूसरा कारण, एकल फैमिली में इश्यूज कम है, बच्चे का एक बच्चा है। हम तो भाई हमारी जिंदगी तो जो थी निकलनी थी निकल गई, इसको जरूर मुझे टॉप पे पहुंचाना है, प्रथम करना है, क्लास में प्रथम आना चाहिए, गेम में प्रथम आना चाहिए, हर चीज में प्रथम आना। उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा हो गई। जब हम्म एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है तो हम्म वो भी आपको मानसिक तनाव देती है। हम्म तीसरी बात, वर्क कल्चर। वर्क हम्म कल्चर इतना ज्यादा हो गया कि आदमी 10 10 घंटे 12 12 घंटे 15 घंटे काम कर रहा है, घर पे जा रहा है तो घर पे भी काम कर रहा है। इतना हम्म फ्रस्ट्रेशन हो गया उसको कि किसी की बात सुनने को ही तैयार नहीं है। वाइफ ने बोला तो उसमें झड़क गया, बच्चे ने बोला उसमें झड़क लिया। तो मेंटल हम्म स्ट्रेस तो होगा ही। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो इससे फैमिली का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा कारण है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भारतीय संस्कृति में जॉइंट फैमिली का कल्चर था, जी। वो कहीं ना कहीं, अगर हम देखें सामाजिक रूप से, वो सबसे श्रेष्ठ कल्चर था। और उसी सब। वजह से जो आज की समस्या देख रहे हैं, अगर वो एकल फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वही सबसे बड़ा कारण है। लेकिन दो तीन चीजें और हैं जो हमारे सिस्टम में आई है, जैसे महंगी शिक्षा, महंगा स्वास्थ्य। ये भी लोगों को रोकता है कि भाई अब दूसरा बच्चा भी नहीं, परिवार को बढ़ाने से क्योंकि खर्चे इतने ज्यादा हो गए हैं, दोनों कर रहे हैं, उसके बाद भी टेंशन भी है। तो ये जो चीजें हैं, इसको भी तो लगाम लगाने की जरूरत है कि किस तरीके से महंगा इलाज जो है वो सस्ता हो और शिक्षा भी सस्ती हो, ताकि आम आदमी जो अपनी फैमिली है उस पर फोकस कर सके। जी विनोद जी, बात यह है कि आधुनिकता की कीमत तो चुकानी पड़ती है। हम्म। अब सवाल ये है कि उस आधुनिकता की कीमत कौन चुकाए? या तो जी जी। सरकार चुकाए या हम्म। लोग खुद चुकाए। तो हाँ। अभी तक कुछ ऐसा सिस्टम रहा कि वो कीमत जो है, आप देख रहे हैं नोएडा के अंदर कितने हॉस्पिटल हैं सरकारी हाँ। और कितने हॉस्पिटल हैं प्राइवेट। जी जी जी। तो सरकार जब कीमत चुकाने को तैयार नहीं है तो हाँ। पब्लिक को अपनी खुद को चुकानी पड़ेगी। तो ये तो जी जी। सरकार को देखना चाहिए हम्म कि भाई हम किस तरह से इसमें कीमत कम करें। कीमत कम होगी तो निश्चित रूप से आदमी पर भार कम पड़ेगा, और भार कम पड़ेगा तो उसको तनाव कम होगा। हम्म। अब आखिरी सवाल ये है कि एमबीबीएस जो डॉक्टर आज बनते हैं, वो बहुत महंगा है डॉक्टर बनना। जी तो नए बच्चों को डॉक्टर बनाना है,
तो सरकार क्या करना चाहिए कि डॉक्टर भी तैयार हों, एक्सपर्ट भी तैयार हों स्वास्थ्य की दृष्टि पे, लेकिन वो जो महंगी शिक्षा है डॉक्टरी की, उसको भी कम किया जाना चाहिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आज मेडिकल की पढ़ाई, एमबीबीएस करने की पढ़ाई या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आज बहुत ज्यादा है। हम्म। लेकिन मेरे को लगता है, कोई भी आदमी मेरे से पूछता है तो मैं तो यही लोगों को कहता हूँ कि भाई, अगर आप कि अगर आप इस प्रोफेशन में अगर आप आना चाहते हैं, तो पहली बात, आप अपने माइंड को ये बना लीजिए कि ये सेंटली प्रोफेशन है। ये तो हम्म। एक आपको परमार्थ का प्रोफेशन है। और हम्म। परमार्थ में अर्थ तो आपको मिलेगा ही, हम्म। लेकिन परमार्थ ज्यादा मिलेगा आपको। तो लोक और परलोक अगर आपको सुधारना है तो इस प्रोफेशन में आइए। उसके लिए हम्म। जरूरी है कि उस बच्चे को एंट्रेंस मिले जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ता हो, जिसकी फीस कम लगती हो। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को गवर्नमेंट की फैसिलिटीज अगर मिलती है, उसमें बच्चा पढ़ता है। जैसे हम थे, तो भाई 15 रुपए महीने में हम तो पढ़ लिए। तो हमें हाँ। हमें गांव गांव में भी सेवा देने में दिक्कत नहीं हुई। आज भी हम लोग करीब करीब निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। हाँ। हाँ। लेकिन जब करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए खर्च करके आएगा, वो कैसे देगा? तो ये हम्म। तो सरकार का काम है हम्म। कि इस तरह से मेडिकल की एजुकेशन पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए। एक चीज और देखो, क्योंकि ये आपसे ही जुड़ा हुआ है, प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, कि आजकल मेडिकल कॉलेज तो बहुत बन गए हैं, लेकिन वहां पे विशेषज्ञ उन्हें पढ़ाने वाले प्रोफेसर नहीं है। खुल गए हैं, बन गए हैं बाहर से आने वालों। जी तो वो जो जी प्रोफेशन तैयार करने हैं, हेल्थ के प्रोफेशनल तैयार करने हैं, उसके लिए भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। सिर्फ कॉलेज खोल देना, मेडिकल कॉलेज खोल देना, उनकी डिग्री, उनके लिए डिग्री का रास्ता खोल देना, क्योंकि मैंने देखा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों पे भी कोई ज्यादा लगाम नहीं हो पा रही है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल तैयार करोगे, ईमानदार प्रोफेशनल तभी तैयार होंगे ना, जब ईमानदारी से उनकी पढ़ाई होगी। जी। ये तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो पिछले कई 5-7 सालों में हम्म। मेडिकल एजुकेशन का जो एक्सपेंशन किया है, जी। तो सरकार के पास कोई ना कोई रोड मैप जरूर होगा कि हम्म। इनकी एजुकेशन का या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस तरह से होगा। इसका हम्म। रोड मैप जरूर होगा सरकार के पास। हम्म। चलो, अब सबको चलते सरकार चलते पे भरोसा है। चलते चलते नोएडा के 50 साल होने जा रहे हैं, और आपका कोई ऐसा ड्रीम जो नोएडा शहर में रहते हुए अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, या आप सोचते हैं कि भाई पब्लिक के लिए ये हो जाए, या आप कोई ऐसा सुझाव देना चाहें सरकार को कि इस शहर में ये इस चीज की जरूरत है, और नोएडा वासियों के लिए आप कहना चाहते हैं, कोई बताइए, कोई संदेश के रूप मैं सबसे पहले तो यहाँ के सभी ग्रामीण, शहरी, सभी प्रबुद्ध, समृद्ध, गरीब, सब सभी नागरिकों को मैं 50वीं इवनिंग ऑफ द 15th में। एनिवर्सरी, गोल्डन एनिवर्सरी पर सभी को बधाई देता हूँ। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस प्रोसेस का हिस्सा रहा और बुनियाद के पत्थरों में, नींव में मेरा नाम है। मुझे लगता है कि नोएडा में थोड़ी सी ट्रैफिक व्यवस्था को अगर सुधार दिया जाए, अतिक्रमण को अगर थोड़ा ठीक कर दिया जाए, तो मुझे हम्म। लगता है नोएडा शहर की छवि कुछ अलग होगी। हम्म। आप, क्योंकि आपने बहुत देर तक चर्चा की है, अभी आप दो पॉइंट हैं, जैसे एक हिंडन नदी है, एक यमुना नदी है। नदी किसी भी शहर की जान होती है, और हम देख रहे हैं, आपने भी बदलते देखा होगा, जब आप नोएडा में 1980 में आए होगे, तब यमुना नदी कैसी थी और आज कैसी है, तो आपको देख के कैसा लगता होगा। और उसके लिए सरकार, हालांकि दिल्ली में शुरुआत हो चुकी है, और चूंकि नोएडा भी है, दोनों नदियों के बीच में बसा शहर है, तो उसके लिए भी आपकी तरफ से एक संदेश, अगर क्योंकि डॉक्टर के नाते जाएगा तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। देखिए, मैं जो है मयूर विहार में रहता हूँ, और मैं इसी सपने के साथ यहाँ पर रहता था कि बहुत जल्दी यहाँ पर यमुना फ्रंट बनेगा। लेकिन हाल मेरे को 40 साल इस बात का इंतजार करते करते हो गए। पर हाँ। थैंक्स टू सरकार कि ये सपना शायद 2-3 साल में वो पूरा हो जाए। इसी हाँ। तरह से नोएडा में भी ये दोनों नदियां हैं, वो नोएडा की लाइफ लाइन है। और हाँ। दोनों अच्छी तरह से डेवलप होनी चाहिए। इनका फ्रंट तैयार होना चाहिए। आने वाले लोगों को लगना चाहिए कि भाई ये नदियों के बीच बसा हुआ शहर है। जी जी। तो आज आपने नोएडा शहर के बारे में, नोएडा में जब आप आए थे उस समय के बारे में चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और
हमें उम्मीद है कि सरकार आपके सुझावों पर अमल करेगी और इस शहर की स्थापना में जो आपकी भूमिका रही है, नोएडा के लोग आपको, आपके योगदान को याद रखेंगे। इस दृष्टि से ये इंटरव्यू मैंने किया है, और ताकि आप आने वाली जनरेशन में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनको भी ये एहसास हो कि एक सेवा भाव से एक डॉक्टर किस तरीके से तपस्या में 45 साल से लगे हुए हैं और इस तरह से आपके शहर की सेवा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, आपने ये मुझे मौका दिया। धन्यवाद नमस्कार। बहुत बहुत।